जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कुछ कार्डियक टेम्पोनेट वगैरह, और ये चीज़ें बड़ी सिंपल सी आपको माशाल्लाह आती होंगी। सबसे पहले पेरिकार्डिटिस आ जाता है। पेरिकार्डिटिस में आपको पता है क्या होगा कि पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होगी और इसमें शार्प पेन होता है, और आगे झुकने से ना बंदे को रिलीफ आता है और एक रस्टलिंग साउंड आती है। बल्कि इसको ना हम लोग यहाँ से देख ही लेते हैं। पेरिकार्डिटिस में क्या होता है, शार्प पेन होता है जो कि इंस्पिरेशन पे ज़्यादा होता है। इंस्पिरेशन पे ज़्यादा इसलिए होता है कि पेरिकार्डियम और प्लूरा के दरमियान ना रबिंग फ्रिक्शन होती है, और उस बैठने से आगे झुकने से ठीक हो जाता है, बेहतरी आती है। रस्टलिंग साउंड आएगी, अजीब सी खरखर सी आएगी जब ऑस्कल्टेशन करोगे। और पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब भी उसे ही कहते हैं, रस्टलिंग साउंड से जो आती है ना। उसके अलावा मफल्ड हार्ट साउंड्स भी आ सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें मोस्ट कॉमन काज है इडियोपैथिक, और अदरवाइज वायरल काज होते हैं जो अपने पास है। ईसीजी छोड़ो, इसको छोड़ो, आगे देखते हैं। सबसे पहले रस्टलिंग साउंड, ठीक है। रस्टलिंग मरमर, और पेन है रेडिएटिंग द बैक, मफल्ड हार्ट साउंड साथ में उसने कह दिया, ठीक है। तो अब ये जो पेन रेडिएटिंग द बैक है ना, इससे और साथ में मफल्ड हार्ट साउंड, अब आपने पेरिकार्डिटिस सोचना है। अदरवाइज अकेली मफल्ड हार्ट साउंड्स हो, और वो तो कार्डियक टेम्पोनेट में भी हो सकती है ना। तो उसका आपने जरा देखना है। ऐसा चलो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आगे चलें तो हमारे पास आ जाता है 10 दिनों से चेस्ट पेन है, और वो सांस लेने पे ज्यादा होती है और झुकने पे ठीक होती है, लीनिंग पेरिकार्डिटिस। अच्छा, इसमें आ गया वही चीज आई गेस, कंटिन्यूस चेस्ट पेन है जो कि लेटने पे ज्यादा होती है, ठीक है। इसको मैंने तो यूं याद किया हुआ है, देखो जब आप झुकते हो ना आगे, तो आपको जैसा कमीज या फिर जो आपकी शर्ट है वो थोड़ी सी आगे हो जाती है, आपकी बॉडी से अलग हो जाती है। तो उसकी वजह से अगर उसकी इन्फ्लेमेशन अगर होगी तो फील नहीं होगी आपको इन्फ्लेमेशन वगैरह। पेरिकार्डिटिस में भी इस तरह के कुछ सीन होते हैं, आगे झुकने से फायदे होते हैं। अपने पास आ गया एक बंदा है बार फाइट में ना, उसको जनाब 5 फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट साइड पे स्टर्नम के बिल्कुल साथ करके लगी है, कोई छुरी मारी किसी ने, और 4 सेंटीमीटर से अंदर की है। 4 सेंटीमीटर कितना होता है, लाइक अगर मैं इधर ड्रा करूँ ना, बल्कि आप तो कुछ और यूज तो ड्रा मतलब कह लो कि थोड़ी सी होती है, 1 इंच और 1.5 इंच होती है तकरीबन। तो ये इसमें ना इतनी देर में सिर्फ चेस्ट वाली इन्वेड होगी और पेरिकार्डियम तक पहुंचेगी बस, ठीक है ना, हार्ट इन्वेड नहीं होगा। आगे चले तो एक बंदा है, उसको ना स्टेबल एंजाइना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है, और साथ में क्रेटिनिन लेवल ज्यादा है, यूरिमिक पेरिकार्डिटिस है। सेम सिनेरियो। और वो कहते हैं जो अपने पास यूरिमिक पेरिकार्डिटिस होते हैं, उसमें जो आपको पता है उसमें फाइब्रस, उसमें फ्लूइड बनता है ना, फ्लूइड फ्लूइड एफ्यूजन भी हो सकती है, तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन भी हो सकती है, वो फाइब्रिनस होती है। फाइब्रिनस मतलब देखो आपको पता है कि दो तरह की होती है, एक्सुडेटिव हो सकती है या ट्रांसुडेटिव हो सकती है। अगर हो ना इन्फेक्टिव पेरिकार्डिटिस, इन्फेक्शन हो, तो उसमें एक्सुडेटिव होती है जिसमें प्रोटीन का लेवल ज्यादा होता है। और अगर हो ना कोई इन्फ्लेम क्या कहते हैं उसे, कोई मतलब इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, ये होना तो होती है एक्सुडेटिव पेरिकार्डिटिस। और अगर हो ना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज्यादा, उसकी वजह से हो, तो वो होती है ट्रांसुडेटिव पेरिकार्डिटिस, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास कौन सी होगी, यहाँ इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, इसमें यूरी है वो इरिटेट करेगा, इन्फ्लेमेशन काज करेगा, वहाँ एक्सुडेटिव होगी, और जो एक्सुडेट होता है वो फाइब्रिनस होता है, और जो प्रोटीन होती है फाइब्रिन प्रोटीन होती है ज्यादा, तो उस वजह से उसे फाइब्रिनस एक्सुडेट भी कहते हैं। लेकिन यार उधर क्या है, अदर अदर ऑप्शन ट्रांसुडेटिव या रिस्ट्रिक्टिव, तो ये भी आ सकता है कि फाइब्रिनस ना आए आपके पेपर में और एक्सुडेटिव आ जाए, तो फिर वो बात सही हो जाएगी। अच्छा, मायोकार्डिटिस देख लो। मायोकार्डिटिस की भाई सिंपल सी हिस्ट्री होती है, बंदा ठीक होता है, उसको बुखार वगैरह होता है हल्का फुल्का, चेस्ट पेन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकती, और उसकी जल्दी डेथ हो जाती है, ठीक है। अनरिलेटेड टू रेस्पिरेशन, मतलब मायोकार्डियम है ना, मायोकार्डियम तो मसल है, उसने क्या रेस्पिरेशन के साथ कंसर्न हो, जो कि इन्फ्लेमेशन है तो है ना। हाँ, तो इस तरह मायोकार्डिटिस आ गया, ये मायोकार्डिटिस आ गया। और अगर वायरस पूछते हैं तो कौन से करवाते हैं, कोक्साकी वायरस करवाते हैं। और ये भी आपने देख लेना है, उसने कहा कि वही एक बंदा था 18 साल का, उसकी अचानक से मौत हो गई और हेडेक था उसको 2 दिनों से, सिर्फ हेडेक था, देखो कोई हिस्ट्री है। इसी तरह आपको बता रहा हूँ, मायोकार्डिटिस की कोई खास हिस्ट्री होना जरूरी नहीं है, उसमें फीवर भी सिंपल होता है, और बस बंदे की तबीयत खराब होती है और डेथ हो जाती है, उसमें बाकी सब कुछ नॉर्मल है। और जब आपने उसका किया ना बायोप्सी ली, तो उसमें लिम्फोसाइट्स थे मायोकार्डियम में, मतलब इन्फ्लेमेशन चल रही थी मायोकार्डियम की।
अच्छा, और लिम्फोसाइट ज्यादा थे तो लिम्फोसिटिक आई गेस वायरल इस तरह उसने डिसाइड की है। ये आपने काइंडली कंफर्म कर लेना है आपने कि अगर आपको बायोप्सी पे न्यूट्रोफिल ज्यादा मिले तो क्या ये अपना आंसर बदल जाएगा? यहाँ तो लिम्फोसाइट ज्यादा मिले है ना, इसको चेक करना है। कार्डियक टेम्परेट आ गया, इसमें क्या है कि सिनेरियो वाज गिवन अबाउट पेशेंट अराइविंग इमरजेंसी कार्डियक टेम्परेट तो डायग्नोस कर दिया। इसमें पल्सेस पैराडॉक्सिस होता है। पल्सेस पैराडॉक्सिस ये होता है कि बंदा जब इंस्पायरेशन करता है ना तो उसका बीपी 10 mmHg से ज्यादा ड्रॉप कर जाता है। नॉर्मली भी ना इंस्पायरेशन पे हमारा बीपी ड्रॉप करता है लेकिन 10 mmHg से कम ड्रॉप करता है। सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। लेकिन किसी बंदे का सांस लेने पे सिस्टोलिक बीपी 10 से ज्यादा mmHg से ज्यादा ड्रॉप करे ना तो उसे कहते हैं पल्सस पैराडॉक्सिस। वैसे भी पहले पढ़ा चुके हैं। MI 9th डे सडनली। अच्छा, अब वो इस बात पे आपको बताना चाहिए कि जो MI होता है ना इसके बाद MI की बड़ी पोस्ट MI कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जिनमें से कुछ अर्ली कॉम्प्लिकेशंस होती है जो 2 या 3 दिनों के अंदर अंदर हो सकती हैं। उसमें मोस्ट कॉमन है अरिथमियाज के बंदे के ना MI हुआ था और हम लोगों ने मैनेज भी कर लिया था लेकिन एक दो दिन वो हॉस्पिटल में थे कि उनकी डेथ हुई सडनली। तो वो अरिथमिया की वजह से होती है मोस्टली। और अगर वो कहे ना 5 से 10 दिनों के दरमियान, 5 से 10 दिनों के दरमियान, तो इसमें ना मोस्ट कॉमन काज होता है रप्चर होने का। जिस तरह के मतलब कोई भी वाल रप्चर कर सकती है जो उसकी जिस साइड को होता है मतलब ये है ना, अगर इस साइड इस वाल को आता है तो ये रप्चर कर सकती है, सेप्टम रप्चर कर सकता है, VSD डेवलप हो सकते हैं। खैर व्हाटसएवर द काज, अगर 5 से 10 में हो तो रप्चर होने का ज्यादा वन ऑफ द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस है कि रप्चर होना और कार्डियक टेम्पोनेट डेवलप होना। सही है, तो उससे डेथ होना। तो ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है ना। इसमें ज्यादातर एमसीक्यू से 3 एमसीक्यू आए हुए हैं। देखो आपके बंदा था उसको मोस्ट इंपोर्टेंट काज ऑफ लो एम्पलीट्यूड क्यूआरएस कम्प्लेक्स, वो ओल्ड एमआई है। अच्छा लो, ये बात क्या है कि किसी बंदे को एमआई होगा तो एमआई होने से क्या होगा कि जो उसका मसल मास है वो कुछ एरिया उसका डेड हो गया, ये एरिया क्या डेड हो गया। तो जब मसल मास कम हो गया तो उसमें जो करंट बहेगा वो भी कम बहेगा, ऐसे ही है। तो जो क्यूआरएस कम्प्लेक्स है वो लो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। और इसी तरह इसी कंसेप्ट को अप्लाई करते हुए अगर एक बंदा है उसको वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई है, ज्यादा मोटा हो गया मसल मास ज्यादा हो जाएगा तो क्यूआरएस कम्प्लेक्स उसका ज्यादा एम्पलीट्यूड का होगा। इसी का सेम कंसेप्ट को यूज करते हुए, और वही अगर डेड हो गया तो उसका क्यूआरएस कम्प्लेक्स लो एम्पलीट्यूड का होगा। ये एक मोस्ट कॉमन काज कह सकते हो, मतलब मोस्ट वो कह सकते हो इंपॉर्टेंट काज कह सकते हो, लेकिन मोस्ट कॉमन नहीं है। अगर पूछना मुझे मोस्ट कॉमन काज क्या है कि मैंने ईसीजी की और क्यूआरएस कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड कम मारा तो उसका मोस्ट कॉमन काज है ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा होता है तो आपकी जो लीड्स हैं वो उतना करंट रिजेक्ट नहीं कर पाती और क्यूआरएस कम्प्लेक्स लो एम्पलीट्यूड का आता है। ठीक है, अदर काजेस में ये भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर प्रोसेस इज मोस्ट likely to kill myocardium patient with myocardium infarction with fibrinolytic agents। तो सिंपल सी बात है कि अगर फिब्रिनोलिटिक एजेंट्स देंगे तो उससे खून की सप्लाई इस्कीमिक एरिया पे दोबारा बहाल हो जाएगी और वहां फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी ऑक्सीजन पहुंचने पे। मायोकार्डियल इंफार्क्शन में कार्डियोजेनिक शॉक होता है। कार्डियोजेनिक शॉक मायोकार्डियल इंफार्क्शन में होता है। कुशिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? कुशिंग रिफ्लेक्स आपको पता है, जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा होता है तो उसकी वजह से सेरेब्रल एडिमा मतलब हो, उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो, ब्रेन स्टेम में दबाव पड़ता है, सिंपैथेटिक ओवरड्राइव आती है। बल्कि यहाँ लिखा हुआ है सर, यहाँ से पढ़ लेते हैं। ज्यादा स्ट्रेच पड़ता है, पेरिफेरल रिफ्लेक्स बायोरिसेप्टर ब्रेडिकार्डिया करवा देते हैं। 3 चीजें होगी, ब्रेडिकार्डिया होगी, हाइपरटेंशन होगा और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगी, या इरेगुलर ब्रीथिंग भी मैंने पढ़ी है एक जगह पे, तो वो भी हो सकती है। सही है, चलो इसमें क्या होता है, हार्ट रेट कम होता है, ये होता है, ये होता है और ये होता है। 2 साल का बच्चा है, प्रीमेच्योरली डेवलप हो गया है। मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट कौन सा होगा? पेटेंट आर्टरियोसिस। अगर प्रीमेच्योर है उनमें मोस्ट कॉमन होता है पेटेंट आर्टरियोसिस, और अगर मेच्योर एक नॉर्मल टर्म बेबी है उसमें मोस्ट कॉमन एब्डोमिनलिटी होती है VST। चलें, वही सवाल आ गया आई गेस कि फीटल लाइफ है, शंटिंग हो रही है बिटवीन। फीटल लाइफ में आपको पता है पल्मोनरी ट्रंक से एओर्टा के अंदर शंटिंग होती है पेटेंट आर्टरियोसिस के थ्रू। फीटल लाइफ में जब माँ के पेट में होता है बच्चा, है ना, तब तो ये जरूरी होती है।
लेकिन 1 साल का बच्चा है और उसे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है और उसका आर्टेरियल ऑक्सीजन जो है वो डेफिनेटली इज बिलो नॉर्मल। क्यों नॉर्मल के बिलो होगी? क्योंकि यार अ, अ, यार इसमें ना ये ज़रूरी नहीं है कि आर्टेरियल जो ये प्रेशर है वो बिलो नॉर्मल हो। उसकी वजह पता है क्या है? जो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है या फिर जो वीएसडी है या जो एएसडी है, इसके अंदर होता है लेफ्ट टू राइट शंट। ये तीनों लेफ्ट टू राइट शंट है ना, ये लेफ्ट से राइट में जा रहा है। तो जब लेफ्ट साइड साइड से राइट में जा रहा हो तो लेफ्ट में तो ऑक्सीजनेटेड पड़ा था ब्लड, तो क्या वो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है? नहीं हो रहा, कम हो रहा है उसके अंदर वाला खून। मतलब जो 70 ml सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम था वो 50 हो गया, कम हो गया, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हुआ। तो इसकी ऑक्सीजनेशन जो है वो उतनी है जितनी, मतलब समझ रहे हो ना बात को। और वही अगर राइट टू लेफ्ट शंट हो, जितना साइनोज बेबी में होता है, ब्लू बेबीज में होता है, उसमें ये होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिल रहा होता है, इसकी कम होती है। हाँ, जो ये वाले अपने पास लेफ्ट टू राइट शंट्स ना, इनमें भी कम हो सकती है आर्टेरियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, अगर वो एक फिनोमिनन होता है इसन मैंगर सिंड्रोम, पता है इसको कैसे पढ़ते हैं, इसन मैंगर मैंगर सही आता है, इसन मैंगर सिंड्रोम। तो ये एक फिनोमिनन होता है, इसमें क्या कहते हैं वो जो लेफ्ट टू राइट शंट होता है ना, वो बाद में राइट टू लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें भी फिर जो आपको ब्लड होता है ना, वो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा होता है। एज अ रिजल्ट फिर वो आर्टेरियल ऑक्सीजन कम होती है। तो खैर इसको आपने देख लेना है। फिर अपने पास आ गया कि 15 साल का बच्चा पीडियाट्रिक सर्जरी यूनिट में इवैल्यूएशन के, तो मोस्ट लाइकली कार्डियक एब्नॉर्मलिटी पेटेंट आर्टरियोसिस होगी। तो यार कोई ऐसी पता नहीं, कोई ऐसे मस्ट बात तो नहीं है यही हो, कोई और भी हो सकती है, उसके साथ भी बंदा इतना अर्सा जी सकता है, सही है ना। खैर मोस्ट लाइकली कह रहे हैं, चलो वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इंडोमेथासिन। इंडोमेथासिन आपको पता है ये पेटेंट आर्टरियोसिस के क्लोजर में इस्तेमाल होती है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन में। anomaly that may still be present in at birth in term pregnancy is patent ductus arteriosus। ठीक है, मतलब ठीक है। अगला आ गया अपने पास मोस्ट कॉमन एनोमली इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। प्रीमेच्योर इन्फेंट्स में पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ये तो सेंसिबल सवाल है। बेबी डिलीवर्ड 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे, विच प्री टर्म बेबी है, तो ये मोस्ट लाइकली है। मोस्ट कॉमन लार्ज वेसल्स की नॉर्मली पूछे तब भी पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, ठीक है। अच्छा, मोस्ट commonly present along with patent ductus arteriosus is AST। ये एसोसिएशन, मतलब आपने 2-3 बातें अब इनको रट्टा मार लें क्या कि लार्ज वेसल्स की नॉर्मली कौन सी मोस्ट कॉमन है? पीडी है। पीडी की एसोसिएशन किसके साथ है? एएसडी के साथ, ये बात। और जो प्री मेच्योर इन्फेंट्स होते हैं उसमें मोस्ट कॉमन नॉर्मली होती है पीडी। ये 3 बातें होंगी, बाकी को ये तो बताऊंगा। अच्छा, वो कहते हैं कि हम लोगों ने इस बंदे उसका अल्ट्रासाउंड की नॉर्मल फीटस था, लेकिन अब ये नॉर्मली बर्थ में प्रेजेंट है, तो हाँ ना, मतलब पीडीए फीटस के लिए नॉर्मल है, बर्थ में अगर वो रह जाए तो वो फिर नॉर्मली बन जाती है। तो ठीक है। कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, इसमें अपने पास आ गया कि द मोस्ट लाइकली abnormality seen in coarctation of aorta is aortic lumen is significantly narrow just below the origin of left subclavian artery। अच्छा यार, दो तरह की होती है अपने पास एओर्टिक कॉक्टेशन, एक होती है प्रीडक्टल और एक होती है डक्टल। तो डक्टल ये होती है, इसमें ना दोनों में ही जो अपने पास कोआक्टेशन है, जो नैरोइंग है, वो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के ओरिजिन के बाद है। मतलब कि एक मिनट, ये देखो, ये अपने पास आ गई एओर्टा। एओर्टा में से आपको पता है 3 मेजर ब्रांचेस निकलती हैं, जो भी निकलती हैं आखिरी होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, क्लेवियन आर्टरी, सही है। अब इससे आगे जो अपने पास ये लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक होती है, जो लेफ्ट पल्मोनरी ट्रंक होती है, यहाँ करके पड़ी होती है डक्टस आर्टरियोसिस। सब क्लेवियन लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी के बाद, उसके ओरिजिन के बाद यहाँ पड़ी होती है डक्टस आर्टरियोसिस। अब जो है ना कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा, उसमें मोस्ट कॉमनली कहाँ होती है कॉक्टेशन? लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी के ओरिजिन के बाद, ये बात तो पक्की है।
लेकिन उसमें दो मेजर टाइप्स हैं, एक है जो प्री डक्टल है और दूसरी है पोस्ट डक्टल। प्री डक्टल में ये होगा कि इधर करके होगी, मतलब इसके तो बाद ही है लेकिन डक्टस आर्टरियोसस से पहले है, और दूसरी पोस्ट डक्टल जिसमें इधर करके होगी, ठीक है, डक्ट के बाद, डक्टस आर्टरियोसस के बाद। चलो, तो उसने यही हमें कह दिया कि मोस्ट प्री डक्टल होगी, और किधर गया, हाँ, अब इसमें होगा क्या, जब कॉक्टेशन ऑफ एयोर्टा हो गया, आपको पता है, तो उसमें ये एयोर्टा है, डिसेंडिंग एयोर्टा, यहाँ नैरोइंग आई हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर वाले जो लिम्स की सप्लाई है उधर बीपी ज्यादा होगा, और नीचे वाली जो वेसल्स हैं उसमें बीपी कम होगा, जो proximal टांगों की वेसल्स हैं उनमें बीपी, मतलब एंकल बीपी कम होगा, ब्रेकियल बीपी ज्यादा होगा। एक बात, दूसरी बात ये कि जो अब है ना, आपको पता है कि सपोज यहाँ नैरोइंग है, तो जो डिसेंडिंग एओर्टा में ब्लड आएगा ना, वो पता कैसे आएगा, वो यहाँ से जाता होता है, सबक्लेवियन से जाता होता है, इंटरनल थोरैसिक में वहां से जाता है अपने पास इंटरकोस्टल में, और वहां से वो क्या होता है इनटू द डिसेंडिंग एओर्टा। तो जो ब्लड डिसेंडिंग एओर्टा में जा रहा है ना, वो ज्यादा लंबा रास्ता तय करके आ रहा है। एज अ रिजल्ट जो फेमरल पल्सेस होती है ना, वो डिलेड होती हैं एज कम्पेयर टू ब्रेकियल रेडियल पल्सेस। तो इसमें ना फेमरो रेडियल डिले आते हैं, या रेडियो फेमरल डिले आते हैं। उसकी ये वजह होती है कि जो जो नीचे को ब्लड जा रहा है ना, वो ज्यादा रास्ता तय करके आ रहा है। अच्छा, तो पल्सेस वीक हैं, एक तो लोअर लिम्ब में, दूसरा डिले भी है, कॉक्टेशन डिले है, रेडियो फेमरल डिले है, और ये एक्सरे की रिब नोचिंग भी होती है। उसकी वजह भी यही है कि मैं आपको बताया ना, इंटरकोस्टल से हो क्या आता है ब्लड, तो वहां प्रेशर ज्यादा होता है और वो फिर रिब नोचिंग हो जाती है। बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व की एसोसिएशन है कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा के साथ, ठीक है। आई गेस ये टर्नर सिंड्रोम वाला सीन ही है, कि वही टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट है, तो उसमें बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व भी है और कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा भी है। टोफ तो आपको पता ही है ना, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट। इसमें क्या होगा, इसमें चार चीजें होती हैं। अच्छा, इसमें एक होता है कि क्या कहते हैं उसे, एक तो वीएसडी होता है, सही है, तो ये वीएसडी आ गया अपने पास। दूसरा होता है ओवरराइडिंग एओर्टा। ओवरराइडिंग एओर्टा मतलब एओर्टा जो सेप्टम के यहाँ करके आया होता है, कि दोनों दोनों वेंट्रिकल्स के ऊपर लग रहा होता है, ओवरराइडिंग एओर्टा आ गया। तीसरा होता है अपने पास पल्मोनरी ट्रंक स्टेनोसिस होती है, तो जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलनी होती है ना, इसकी होती है स्टेनोसिस। और जब इसकी स्टेनोसिस हो जाएगी, तो जो अपने पास ये राइट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन फीचर्स, चार फीचर्स होते हैं, ओवर एडिंग एओर्टा, वीएसडी, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस। द पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस जो होती है ना, ये डिसाइड करते हैं कि ट्रोफ कितना सीवियर किस्म का है। खैर, अब हमारे पास आ गया कि 15 साल का बच्चा है, टेटनी हुई है, रिकरेंट ओरल कैंडिडियासिस है, और उसको ट्रोफ भी है, थाइमस एब्सेंट है। ये डाइजॉर्ज सिंड्रोम है। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें ना न्यूरल क्रेस्ट सेल्स जो होते हैं वो ट्रैवल करके आगे नहीं आ पाते। तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है ना, लाइक ये अगर एक बेबी का क्रॉस सेक्शन बना रहा हो फीटस का, तो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स ने क्या करना होता है कि पीछे से ट्रैवल करके आगे आना होता है, और यहाँ आके उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं मिड लाइन में, जिनमें से और है ना, साथ में इसमें एक और डाइजेस्ट सिंड्रोम में एक और मसला आता है, एक न्यूरोक्रेस्ट सेल्स आगे नहीं आते। दूसरा ये मसला आता है कि थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउचेस नहीं बनते। ये बातें अहम है आपके लिए, ये आपको एम्ब्रियो में काम आएंगी। थर्ड और फोर्थ फ्रेंजियल पाउचेस नहीं बनते। थर्ड का काम होता है कि इसमें बनाना होता है इंफीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड, और दूसरा बनाना होता है थाइमस, और इस फोर्थ से बना होता है सुपीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड। अच्छा, अब ये दोनों नहीं बने, एज अ रिजल्ट इस बच्चे में ना तो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हैं, ना तो थाइमस है। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स नहीं होंगे तो पीटीएच नहीं होगा, और हाइपोकैल्सीमिया होगा। तो इसकी वजह से ना टेटनी, करल्ले पड़ना जिस तरह होती हैं, बड़ी एज में करल्ले पड़ती हैं जब कैल्शियम कम होता है, तो वो होंगी, टेटनी होगी। दूसरा, जब अपने पास थाइमस नहीं होगा, तो थाइमस आपको पता है थाइमस में क्या होता है, टी सेल्स की मैच्योरेशन होती है, तो टी सेल्स की मैच्योरेशन नहीं होगी, एज अ रिजल्ट ये पेशेंट्स को इन्फेक्शन ज्यादा होंगे, बार बार इन्फेक्शन होंगे। दो चीजें होगी। तीसरी चीज ये होती है कि इसमें कार्डियक एनोमली भी होती है, बल्कि इसके लिए एक निमोनिक है डाइजॉर्ज सिंड्रोम के लिए, उसे कहते हैं कैच CATCH कैच 22। कैच 22 का मतलब ये है कि कार्डियक एनोमली आ गया पहला, ठीक है, कार्डियक एनोमली आ गया। ए से ए से पता नहीं क्या था, टी से थाइमस नहीं होगा, सी से हाइपोकैल्सीमिया गालबन, इस तरह की कुछ इसके कैच निमोनिक मुझे फिलहाल याद नहीं आ रहा।
और 22 था कि इसके जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी होती है ना वो 22 होती है। ये सारी बातें ना आप एम्ब्रियो में जरा बेहतर पढ़ लोगे। खैर, तो अब उसमें ये है कि ये पेशेंट आप देख रहे हो बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, थाइमस नहीं है, टेटनी नहीं हो रही, पैराथायरॉइड ग्लैंड नहीं है और कार्डियक एनोमली भी है, तो ये क्या है? डाइट जॉर्ज सिंड्रोम। फिर अपने पास आ गया कि एक बंदा है उसको वीएसडी भी है, पल्मोनरी स्टेनोसिस भी है और रोने पे साइनोसिस हो जाती है। ये टेट्स पहले से कहते हैं हम लोग, जब बच्चा रोता है दूध पीता है तो उसको ना साइनोसिस हो जाती है, रोने बल्कि साइनोसिस हो जाती है। तो इसमें अपने पास आ गया साइनोटिक स्पेल्स आ रहे हैं टोफ में, साइनोटिक हार्ट डिजीज टोफ। अच्छा, वो उसने पूछा कि कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोटिक हार्ट डिजीज, तो आपको पता होना चाहिए कि साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है और ए साइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी, कंजेनिटल। तो जो अपने पास लेफ्ट टू राइट चांस है ना, ये है ए साइनोटिक। इसमें अपने पास में हमने 3 डिस्कस किए, वीएसडी, एएसडी और पेटेंट एक्सरसाइटियोसिस। और दूसरा अपने पास है राइट टू लेफ्ट शंट। राइट टू लेफ्ट शंट जो कि साइनोटिक होते हैं, जिसमें साइनोसिस होती है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिल रहा होता है। तो इसके अंदर अपने पास आ जाते हैं टीज है, 5 टीज हैं। एक है टोफ, एक है ट्रंकस, क्या नाम था, ट्रंकस, खैर एक ट्रंकस है जिसमें ना वो स्प्लिट नहीं होती है, ट्रंकस अल्टरनस, क्या नाम था उसका। और उसके अलावा अपने पास होती है उसके, हाँ, ट्रंकस आर्टरियोस, पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहे। और उसके अलावा टेट्रोलॉजी ऑफ वैलेट है और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स है। ठीक है, उसके अलावा ट्राइकस्पिड एक्ट्रेजिया था एक, और चौथी थी एक, पांचवी थी वो याद नहीं है। खैर, तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से ना अगर लाइक उसने ना ऑप्शन में आपको दी होंगी ये चार, सॉरी ये चार दी होंगी, तो इनमें से कौन सी साइनोटिक हार्ट डिजीज है, वो ये वाली है। ये सारी साइनोटिक हार्ट डिजीज हैं। अच्छा, किधर गया? एक मिनट, हाँ जी, फिर आ गया वही टेट स्पेल्स आ रहे हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीज। और साइनोटिक हार्ट डिजीज टोफ है, टोफ में ओवर एडिंग एयोर्टा होता है, टोफ में साइनोटिक स्पेल्स होते हैं, साइनोसिस, टोफ के अंदर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। और टोफ के अंदर नहीं भाई, एयोर्टिक आर्च एंटीरियर नहीं होती पल्मोनरी के, ये तो होती है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स के अंदर। ठीक है ना, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स के अंदर ऐसा होता है कि आगे पीछे हो जाती है, एयोर्टा आगे आ जाती है और पल्मोनरी ट्रंक पीछे से चला जाता है। नॉर्मली आपको पता है कि एयोर्टा पीछे होता है। ओम्फेलोसील इज एसोसिएटेड विद टोफ, हाँ जी ऐसे ही है, देखो ना बड़ा सिंपल है तरीका है। एक वीएसडी होता है ना, टोफ के अंदर वीएसडी होता है, तो एक सुराख दिल में और एक पेट में। ठीक है, तो शायद यही वो रास्ता है जिससे जिससे मर्द का दिल का रास्ता पेट से जाता है, हो सकता है। खैर, तो दो सुराख दरमियान में, एक ओम्फेलोसील और दूसरा वीएसडी, इस तरह याद रख सकते हो, इनकी एसोसिएशन है। अच्छा, एएसडी कैसे बनता है? जब दो सेप्टम प्राइमम और सेप्टम सेकंडम मिल नहीं पाते सही से, और मैटरनल डायबिटीज में क्या होता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेड वेसल्स होती है। मतलब ये रिस्क फैक्टर है, एसोसिएशन है। तो कैसे याद रख सकते हो? जब डायबिटीज होती है ना, तो माँ शुगर बांट रही होती है, एओर्टा घूम के आगे आ जाता है कि मुझे भी दो, मतलब मुझे कोकोमो थोड़ी है जो आपको भी दें। खैर, baby born after 12 hours becomes cyanotic, decreased oxygen saturation, diagnosis transposition of great vessels। पता नहीं, मतलब अब देखो है तो साइनोटिक बेबी होता है जो पैदा होने के फौरन बाद या फिर विद इन लाइक 1 डे साइनोसिस में चला जाए, उसे साइनोटिक बेबी कहते हैं। उसमें साइनोटिक, अगर हार्ट का इशू है ना तो साइनोटिक हार्ट डिजीज हमें ढूंढनी होती है। अब ये हो सकता है कि ऑप्शन में बाकी जो है वो नॉन साइनोटिक हो, तो उसमें भी आपका ये आंसर बनता है, वरना ये कोई फैक्ट बात नहीं है कैसे रिगार्डिंग ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। वैसे हाँ, ये है कि ये एक चीज है जो आपको याद कर सकते हो कि most common cause of cyanosis in first 24 hours of life, वो है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। इस तरह में भी पूछा हो उसमें। अच्छा, तो congenital anomaly resulting from failure of suppression of aorta and pulmonary arteries truncus arteriosus, ये थी जो उसका नाम नहीं याद आ रहा था। इसमें ना एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक सेपरेट नहीं हो पाते, और उसकी वजह यही होती है कि न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, जो मैं आपको बता रहा था ना कि जॉर्ज सिंड्रोम में न्यूरल क्रेस्ट सेल्स आगे नहीं आते, तो उन्होंने आकर ना यही
सेपरेशन भी करवानी होती है इन दोनों की। तो डाइजॉर्ज सिंड्रोम की एसोसिएशन है ट्रंकस आर्टरियोसिस के साथ। वैसे तो उसमें कोई भी हार्ट कोई मतलब और भी कार्डियक एनोमलीज देखी जाती हैं, जिस तरह टोक भी उसके अंदर पॉसिबल है, लेकिन ट्रंकस आर्टरियोसिस भी उसके अंदर होता है। अच्छा, तो अपने पास वही सेम जो बात समझाई है मैंने कि उसकी वजह से ट्रंकस आर्टरियोसिस होगा। अच्छा, वीनस जो पार्शियल ऑक्सीजन है विल बी क्लोज टू 7 mmHg, तो इन विच कंडीशन लेफ्ट टू राइट शंट। इसमें ये है जो वीनस ब्लड है ना वो इतना ऑक्सीजनेटेड नहीं होता, वो यार ईच कोई 40-45 के करीब होते हैं, 40 mmHg होते हैं, लेकिन वीनस ब्लड आपको मिल रहा है 70 mmHg। इसका मतलब क्या हो सकता है, लेफ्ट टू राइट शंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है आपके डीऑक्सीजनेटेड के अंदर। What is the most common cause of congenital cyanotic heart disease? का मोस्ट कॉमन कंजेनिटल जो साइनोटिक हार्ट डिजीज है, अगर पूछे साइनोटिक हार्ट डिजीज मोस्ट कॉमन कौन सी है, जो 5 हमने टीज पढ़े हैं तो उनमें से टॉप मोस्ट कॉमन है। अगर पूछे ओवरऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीज कौन सी कॉमन है तो वीएसडी मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ये वाले सवाल आगे। और अगर लार्ज वेसल नॉर्मली मोस्ट कॉमन पूछते तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, और ये भी हो गया। प्रीमेच्योर बेबीज पूछ ले तो उसमें पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस है, मैच्योर पूछ ले तो उसमें वीएसडी है। चलो जी, रूमेटिक फीवर बाद में करते हैं।